Good morning to all of you. Today we will discuss our topic Nuclear Supplier Group. शॉर्ट फॉर्म में इसको NSG भी कहते हैं। पिछले कुछ सालों में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। किस लिए हुआ था? क्योंकि इंडिया चाहती थी कि उसको NSG में अपनी मेंबरशिप मिल जाए। ठीक है, तो दैट्स व्हाई ये जो ग्रुप है बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। सो हम इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे, पहले हम लोग ये देखते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द NSG कि भाई NSG क्या है। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे। हम लोग फैक्ट्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया के लिए क्या बेनिफिट्स है अगर उसको NSG में मेंबरशिप मिल जाएगी। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब कि क्या फिर इंडिया की इंपॉर्टेंस हो जाएगा वर्ल्ड लेवल पर आफ्टर गेटिंग द मेंबरशिप ऑफ दिस ग्रुप। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक होगा व्हाई चाइना एंड some other countries, especially China opposing the membership of the India in this group, कि वो नहीं चाहता कि इंडिया इस ग्रुप का मेंबर बने। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो कुछ अब आप देखिए कैसे आप टॉपिक्स को डिवाइड करेंगे प्री के लिए और कैसे आप पढ़ेंगे मेंस के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो 1 और 2 पॉइंट हैं ये मतलब कि प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ओके, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। आप जब कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आप पढ़ेंगे, फिर आप उसको मेन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अलग अलग डायमेंशन से आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज NSG। ठीक है, NSG का फॉर्मेशन 1974 में हुआ था। इनिशियली इसको लंदन क्लब भी कहते थे। इट इज अ फॉर्म बाय द वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि USA, USSR, UK, फ्रांस एक्स्ट्रा इन रिस्पॉन्स ऑफ इंडिया पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। ठीक है, इंडिया ने जब पीसफुली न्यूक्लियर टेस्ट किया था, एक्सप्लोजन किया था, तब उसको काउंटर करने के लिए इस ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ था। इनिशियली इसको लंदन क्लब भी कहते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है, या आप कह सकते हैं ग्रुप है, और ग्रुप ऑफ कंट्रीज that control the proliferation of nuclear material or control the export of the nuclear material, technology, equipments एक्स्ट्रा, ताकि वर्ल्ड में इसका मिसयूज ना हो सके। ठीक है, तो ये ग्रुप बन चुका है एक पर्टिकुलर कंट्रीज का, ताकि वहां पे
न्यूक्लियर जो मटेरियल है, न्यूक्लियर के जो इक्विपमेंट्स हैं, न्यूक्लियर के जो टेक्नोलॉजी है, वो किसी गलत हाथों में ना जा सके और उस पर चेकआउट किया जा सके। को अगर सपोज फॉर एक पर्टिकुलर कंट्री के पास अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है या इक्विपमेंट्स है, तो उस कंट्री को ही एक्सपोर्ट कर सकती है जो मतलब कि इस ग्रुप की मेंबर है। तो ठीक है, इसको चेकआउट करने के लिए इस पर्टिकुलर ग्रुप की फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि कैसे जो कंट्रीज एनएसजी की मेंबर्स हैं वो कैसे कंट्रोल करते हैं एक्सपोर्ट ऑफ द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट चीज, एक और चीज देखने वाली है, इसका वोटिंग प्रोसेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वोटिंग प्रोसेस एक तरीके से एकदम अलग है बाकी रिस्पेक्टिव ग्रुप्स या कह सकते हैं डिफरेंट लेवल पे। इसका जो वोटिंग प्रोसेस एकदम ही अलग है। दैट्स व्हाई इट हेल्प द चाइना टू अपोज द इंडिया टू बिकम द मेंबरशिप ऑफ दिस ग्रुप। ठीक है, इसका वोटिंग प्रोसेस है कि अगर किसी भी न्यू कंट्री को अगर एनएसजी की मेंबरशिप चाहिए, देन all the members of NSG should accept its membership। अगर किसी सिंगल कंट्री ने भी इसका अपोज कर दिया है तो वो कंट्री इसकी मेंबरशिप नहीं पा पाएगी। इसको मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री को, फॉर एग्जाम्पल आप यहां ले सकते हैं, अगर इंडिया को एनएसजी की मेंबरशिप चाहिए तो जितने भी इसके मेंबर्स हैं, ठीक है, प्रेजेंटली देयर आर 48 कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। ठीक है, प्रेजेंटली 48 कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। तो ऑल द कंट्रीज शुड एक्सेप्ट द न्यू मेंबर एज अ मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप। अगर किसी एक कंट्री ने, फॉर एग्जांपल चाइना ने, अगर अपोज कर दिया है कि इंडिया इस ग्रुप का मेंबर नहीं बनेगा तो इंडिया को इसकी मेंबरशिप नहीं मिलेगी। इसका मतलब है इसका जो वोटिंग प्रोसेस है एक तरह से फुल कंसेंसस चाहिए उसे। कोई यहाँ मेजॉरिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर 48 मेंबर्स हैं और अगर फॉर एग्जांपल मेजॉरिटी अगर आप ले लें तो यानी कि 25 आप ले लें कि 25 कंट्रीज ने अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो इंडिया को मेंबरशिप मिल जाएगी। ऐसा मोस्टली डिफरेंट ग्रुप्स में होता है कि मेजॉरिटी वाला मतलब ये कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन इस ग्रुप में मेजॉरिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ है फुल कंसेंसस। सबकी सारे कंट्रीज यानी 48 के 48 कंट्रीज अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं इंडिया की मेंबरशिप, तब तक इंडिया को इसकी मेंबरशिप नहीं मिलेगी। तो ये वोटिंग प्रोसेस इसका इतना रिजिड बना हुआ है। दैट्स व्हाई चाइना के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल मिल जाता है, क्योंकि चाइना इसका मेंबर है। ठीक है, क्योंकि चाइना जो है वो एनएसजी का मेंबर है। ठीक है, तो दिस टूल चाइना यूजेस वेरी इफेक्टिवली। ये समझ लीजिए बहुत ही इफेक्टिवली चाइना इस टूल को यूज कर रहा है, और वो इसी टूल के यूज करने की वजह से रीजन्स कोई भी दे सकता है, डेट रीजन डिफरेंटली चाइना देता है, डेट इज डिफरेंट इशू। लेकिन इसी टूल की वजह से चाइना हमेशा इंडिया के सामने एक बैरियर बना देता है, जिस वजह से अभी तक भी हम लोगों को एनएसजी की मेंबरशिप नहीं मिल पाई है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यहां पर एक चीज और भी इंपॉर्टेंट देखने वाली बात ये होती है कि why this voting process is put in this group। क्यों ऐसा, मतलब कि इस वोटिंग प्रोसेस को ही इस ग्रुप में रखा गया है। रीजन इसका यही है कि ताकि जो 48 मेंबर्स हैं, क्योंकि भाई देखिए आपको न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर के जो इक्विपमेंट्स हैं, जो न्यूक्लियर का जो सिस्टम पर कंट्रोल करना है एक तरीके से, ताकि वो उसका मतलब प्रोलिफरेशन ना हो पाए, तो इसलिए हर एक कंट्री को मतलब कि एक तरह से इक्वल वोटिंग पावर दे दी गई है। ठीक है, तो अगर हम किसी नए मेंबर को मतलब लाना चाहते हैं तो हमें सारे मेंबर्स का इसमें एक तरीके से मतलब कि
कंसेंसस चाहिए, ठीक है, तभी इंडिया को जाके इसकी मेंबरशिप मिल पाएगी, ठीक है, गॉट इट। आप ध्यान रखिए कि ये वोटिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता भी होना चाहिए कि क्यों चाइना बार बार, किस वजह से, कि भाई मेजॉरिटी ऑफ कंट्री, ये भी बात इतनी सही है कि 48 कंट्रीज जो इसकी मेंबर्स हैं, मैक्सिमम कंट्रीज हैं जो इंडिया के फेवर में हैं कि इंडिया को इसकी मेंबरशिप एनएसजी की मिल जाए। इवन द पावरफुल कंट्री जैसे कि यूएसए, ये सब भी चाहते हैं कि इंडिया को इसकी मेंबरशिप मिल जाए, लेकिन चाइना इसको अपोज करती है, ठीक है, चाइना इसको अपोज करती है। तो यहाँ पर ये नहीं है कि अगर मैक्सिमम कंट्रीज अगर सपोर्ट कर रही हैं इंडिया का तो एनएसजी की मेंबरशिप मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या चाहिए, फुल, यानी 48 की 48 कंट्रीज इंडिया का सपोर्ट करेंगी, तभी जाके इंडिया को इसकी मेंबरशिप, एनएसजी की मेंबरशिप मिल पाएगी। ओके, गॉट इट। नाउ वी विल सी हम व्हाट बेनिफिट इंडिया विल गेट आफ्टर गेटिंग द मेंबरशिप ऑफ एनएसजी, कि इंडिया को क्या बेनिफिट हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों इंडिया मतलब कि बहुत सालों से ये ट्राई कर रही है कि उसको एनएसजी की मेंबरशिप मिल पाए, ठीक है। नाउ अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं तो ये हम देखते हैं कि इंडिया जो न्यूक्लियर फील्ड पे वर्ल्ड लेवल पे अगर हम कंपेयर करें तो चाहे वो टेक्नोलॉजी के फॉर्म में हो, चाहे वो मटेरियल के फॉर्म में हो, मतलब कि सब में थोड़ा थोड़ा पीछे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखिए कि न्यूक्लियर जो मटेरियल है या न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है, या आप कह सकते हैं न्यूक्लियर जो इक्विपमेंट है, वो हमारा जो है वो हमेशा से एक जो स्टेप है वो थोड़ा पीछे रहता है। तो इसलिए क्या है कि हमें ये मटेरियल भी हमें बाहर से क्या कहते हैं कि हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी भी इंपोर्ट करनी पड़ती है और इक्विपमेंट भी हमें थोड़ा सा इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हमें मोस्टली क्या है, फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। अब चाहे वो कंट्री हो, चाहे जैसे कि कनाडा हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो आप यूएसएसआर हो, यानी कि रशिया, आप कह सकते हैं रशिया हो, तो आप मैक्सिमम फॉरेन कंट्रीज पे हमें डिपेंड करना पड़ता है। तो हमें इस ग्रुप की अगर मेंबरशिप मिल जाती है तो हमें ये तीनों चीजें, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो इक्विपमेंट्स हो, ये एकदम इजिली हमें मिल पाएगा, ठीक है। क्योंकि आप देखिए, आपको भी पता है जो प्रेजेंटली जो हमारा जो सिनेरियो चल रहा है, चाहे वो डिफेंस पर्पस के लिए भी आप ले लीजिए या आप एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी ले लीजिए, दोनों एस्पेक्ट से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। आप हमारा नेबर्स को जानते हैं, अपने नेबर्स को, फॉर एग्जांपल जैसे कि पाकिस्तान, जैसे कि चाइना, ये लोग डे बाय डे न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करते जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें भी इसमें अपने आप को उतना ही इक्विवेलेंट पावरफुल बनाना है, ठीक है। सेकेंड चीज है एनर्जी लेवल पे, आप खुद देख रहे हैं जो कन्वेंशनल जो मतलब कि जो रिसोर्सेज हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल है, जैसे कि कोल है, वो मतलब कि एग्जॉस्ट हो रहा है डे बाय डे। और इसमें भी हम लोग मैक्सिमम क्या करते हैं, हम लोग इंपोर्ट ही करते हैं बाहर से। क्रूड ऑयल आपको भी पता है, अप्रॉक्स 80% ऑफ द क्रूड ऑयल हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो ठीक है। तो इस एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी हमें न्यूक्लियर प्लांट को स्टैब्लिश करना है। सीधी सी बात है भाई, इलेक्ट्रिसिटी सबको चाहिए, चाहे वो रूरल एरिया हो, चाहे वो अर्बन एरिया हो, हमें इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ही चाहिए। और आजकल कॉन्सेप्ट क्या आ गया है, 24/7 आवर्स का कॉन्सेप्ट आ गया है भाई। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, अगर आप खुद गौर करें, चाहे सेंट्रल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो, अपने जो इलेक्शन का जब वो मतलब कि जब वो अपना वो देते हैं एजेंडा देते हैं, तो उसमें क्या ये देखते हैं कि हम रूरल और अर्बन एरिया में फुल इलेक्ट्रिसिटी 24/7 करेंगे भाई। तो इस प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है। अब एनर्जी भाई देखिए, या तो हमें कोल से मिलेगी, या मतलब कि कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं सोलर है, विंड है, ठीक है, ओशन एनर्जी है, ये भी ठीक है, ये भी हम मान सकते हैं कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। लेकिन
ये अभी इतना इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। और आपको भी पता है जैसे कि सोलर हो गया, भाई सोलर हो गया विंटर में इतना इफेक्टिव नहीं है, आपको भी पता है इंडिया में विंटर्स अप्रॉक्स 3-4 मंथ्स रहती हैं। फिर विंड एनर्जी आप ये हर जगह यूज नहीं कर सकते, तो ठीक है भाई ये भी इंपॉर्टेंट। और ओशन ये भी हर जगह नहीं जा सकता भाई, ये केवल कोस्टल एरिया में यूज हो सकती। तो देयर आर द लिमिटेशंस, देयर आर द लिमिटेशंस। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए, तो ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनकी लिमिटेशंस हैं। और आपको पता है जो हमारे जो कन्वेंशनल जो मतलब कि जो रिसोर्सेज थे या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज थे, जैसे कि आप कह सकते हैं कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, ये एग्जॉस्टेबल है भाई, जल्दी बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं। तो हमें जो अल्टरनेट इसका जो निकल कर आता है दैट इज द ओनली द न्यूक्लियर एनर्जी, दैट इज द न्यूक्लियर एनर्जी। और आप भी देख रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ, चाहे वो यूएसए हो चाहे वो रशिया हो, एमओयू साइन कर रही है ताकि वो न्यूक्लियर प्लांट स्टैब्लिश कर सके। महाराष्ट्र में स्टैब्लिश हो रहा है, कदमकुलम प्लांट आप देख सकते हैं तमिलनाडु में स्टैब्लिश हो रहा है, तो हर जगह स्टैब्लिश हो रहा है, डिफरेंट कंट्रीज भी सेटअप करें, क्योंकि यही एक ऐसा रिसोर्सेज है, ये आप कह सकते हैं सोर्स है जो इंडिया का ये जो प्रॉमिस है ये फुलफिल कर सकता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इंडिया वांट द मेंबरशिप ऑफ दिस ग्रुप, ताकि जो हमारे जो न्यूक्लियर फील्ड का जो एरिया है उसको और एक्सपेंड करा जा सके, ठीक है। हमारे डिफेंस को भी हम अच्छा बना सके, इफेक्टिव कर सके, और हम अपनी जो एनर्जी के जो हमारे जो सोर्स है, जो एनर्जी जो हमारा जो है उसको भी हम सिक्योरिटी को भी पूरा कर सके। तो दैट्स व्हाई इंडिया वांट द मेंबरशिप ऑफ एनएसजी। अगर इंडिया को इसकी मेंबरशिप मिल जाती है तो इंडिया will get easy access of the nuclear material, nuclear equipments, nuclear technology, everything very effectively, very easily. So that's why India is trying to become the member of this group, ठीक है। और ये एनर्जी वाला जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको भी पता है कि अपने अर्बन एरिया में एनर्जी की जो मतलब कि आप कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी की या जो रिक्वायरमेंट है डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। अर्बन एरिया में भी, अर्बन एरिया तो आप छोड़िए, रूरल एरिया में भी आजकल बहुत ज़्यादा एनर्जी की डिमांड हो चुकी है, ठीक है। पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, तो ये इसको फुलफिल करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स, ताकि हम अपनी पॉपुलेशन को, अपने हर एक एरिया को इलेक्ट्रिसिटी से इफेक्टिवली कनेक्ट कर सके और 24/7 इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और डिफरेंट एरियाज में भी, ये तो एक सिंपल हाउस होल्ड की बात है, नेवरदलेस एनर्जी रिक्वायरमेंट एवरी एरिया, आप चाहे वो आप ले लें इंडस्ट्रियल एरिया ले लें, चाहे आप इंडस्ट्रियल एरिया ले लें, चाहे आप कंस्ट्रक्शन एरिया ले लें, ठीक है, चाहे आप रेलवेज ले लें, आप कोई सा भी एरिया आप ले लें, एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो हर जगह होती है, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज भी आप देख रहे हैं हर एक स्टेट अपना डेवलप कर रहा है, तो ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट को हमें पूरा करना है। तो ये रिक्वायरमेंट कैसे पूरा होगा? न्यूक्लियर एनर्जी इज द वन ऑफ द ओनली ऑप्शन, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट इस एरिया को फोकस नहीं कर रही, फोकस कर रही है, वो भी जरूरी है, क्योंकि आप किसी एक एरिया पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है कि अपनी जो रिसोर्सेज हैं उसको डाइवर्सिफाई कर देना, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दे आर डाइवर्सिफाइंग देयर एरिया। ये गवर्नमेंट सोलर पे भी इन्वेस्ट कर रही है, विंड पे भी कर रही है, ओशन पे भी कर रही है, लेकिन न्यूक्लियर पे भी पैरेलली इक्विवेलेंट वो फोकस कर रही है, ताकि हमारी जो नीड है वो हर एक एरिया से पूरी हो सके, ठीक है। दैट्स व्हाई इंडिया वांट द मेंबरशिप ऑफ this group. Okay, got it? Now we will see कि अगर इंडिया को एनएसजी में मेंबरशिप मिल जाती है तो वर्ल्ड लेवल में क्या इंपैक्ट पड़ता है इंडिया का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। एनएसजी ग्रुप को अगर आप देखें तो इसमें मैक्सिमम पावरफुल कंट्रीज वर्ल्ड की इसमें मेंबर हैं, जैसे कि यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस,
जर्मनी, चाइना, एक्स्ट्रा। ठीक है, तो एक ऐसा ग्रुप जहां पे वर्ल्ड की पावरफुल कंट्रीज अगर मेंबरशिप हैं और एक ही प्लेटफॉर्म पर अगर है, तो इट इज वेरी गुड फॉर द इंडिया इफ इट बिकम द मेंबरशिप ऑफ दिस ग्रुप। ठीक है, अगर इंडिया को इसकी मेंबरशिप मिल जाती यानी कि वो भी इक्विवेलेंट आ जाएगी इन पावरफुल कंट्रीज के साथ। पहला इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप भी देखिए अगर हमें वर्ल्ड लेवल पे कोई एक रोल प्ले करना है तो हमें उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना पड़ेगा या हमें उस प्लेटफॉर्म की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी जहां पर वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल कंट्रीज स्टैंड अप है। ठीक है, तो जब अगर इंडिया को एनएसजी में अगर मेंबरशिप मिल जाएगी तो इंडिया का जो रोल है टू कंट्रोल द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट्स, मटेरियल, वो थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हम लोग अपनी इस पावर को यूज कर सकते हैं अगेंस्ट द नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान एंड एक्स्ट्रा डिफरेंट कंट्रीज, ताकि जो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको काउंटर चेक किया जा सकता है। ठीक है, हम यहां पर एक तरीके से देखा जाए चाइना को भी चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि चाइना ये चाहता है कि फ्यूचर में पाकिस्तान को भी एनएसजी की मेंबरशिप मिल जाए। चाइना ये चाहता है, तो दैट्स वाई हमें क्या करना है कि हर अपने आप को, अपने रोल को थोड़ा बड़ा करना है। ठीक है, हमें जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट और मटेरियल का जो एक्सपोर्ट है उसको हमें कंट्रोल करना है, उसको चेकआउट करना है, ताकि हम जो इंडिया का जो रोल है वो वर्ल्ड लेवल पर एक तरीके से बड़ा हो सके। ठीक है, हमें अपनी नेबरिंग कंट्री जैसे कि पाकिस्तान, जो आपको भी पता है कि मोस्टली अनस्टेबल यहाँ पे रहता है, गवर्नमेंट बहुत अनस्टेबल रहती है और यहाँ पे जो आर्मी का जो इन्फ्लुएंस होता है वो ज़्यादा होता है, तो कोई न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी वो गलत हाथों में ना चली जाए, तो हमें उसको भी चेक करना है। हमें चाइना का एक प्लान भी चेक करना है कि चाइना फ्यूचर में ये चाहता है अगर इंडिया को भी मेंबरशिप मिल रही है एनएसजी की तो पाकिस्तान को भी मिलनी चाहिए। तो आपको भी पता है अगर पाकिस्तान को एनएसजी की मेंबरशिप मिल गई तो देन इट विल बी इजिली एक्सेसिबल दिस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। ठीक है, और वो फिर इंडिया के अगेंस्ट भी यूज कर सकता है। ठीक है, तो हमें इसको चेकआउट करना है, क्योंकि हमें किसी भी तरह पाकिस्तान को एनएसजी का मेंबरशिप नहीं होने देना है। ठीक है, तो चाइना की एक ट्रिक है, सीधी सी बात है, चाइना कभी भी एशिया में कोई दूसरा एक जायंट प्लेयर को नहीं खड़ा करने देना चाहता है, स्पेशली कंट्री लाइक इंडिया। सीधी सी बात है, चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि जिस एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म में वो खड़ा हुआ है या उसका एक जो लेवल है उसी सेम प्लेटफॉर्म में एशिया में कोई दूसरी कंट्री जैसे कि इंडिया भी उसमें आ सके। भाई क्योंकि अगर इंडिया अगर एनएसजी की मेंबरशिप बन जाएगा तो फिर इट बिकम द इक्विवेलेंट टू द चाइना। तो दैट्स व्हाई चाइना डज नॉट वांट दिस। दैट्स व्हाई चाइना इज ऑलवेज क्रिएटिंग द बैरियर फॉर द इंडिया टू बिकम इट्स मेंबरशिप। पहली चीज है। दूसरा एक ये चीज ये भी है कि अगर इंडिया को एनएसजी का मेंबरशिप मिल गया, ठीक है, प्रेजेंटली फॉर एग्जांपल, तो इंडिया फिर फ्यूचर में कभी भी पाकिस्तान को इसका मेंबरशिप नहीं बनने देगा। और आपको भी पता है या इसकी वोटिंग प्रोसेस ध्यान करिए, अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया है, इसका जो वोटिंग प्रोसेस क्या कहता है कि अगर एक सिंगल कंट्री भी किसी न्यू कमिंग कंट्री के अपोज हो गई कि हम उसको मेंबरशिप नहीं देना चाहते, तो उस न्यू कंट्री को एनएसजी की मेंबरशिप नहीं मिलेगी। और आपको भी पता है इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा पाकिस्तान जैसी कंट्री एनएसजी की मेंबरशिप मिले उसे। ठीक है, दैट्स व्हाई ये चाइना जो रोल प्ले कर रहा है यहाँ थोड़ा बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि वो फ्यूचर एस्पेक्ट्स को भी देख रहा है और जो करंट हमारा जो एशिया का जो सिचुएशन है उसको भी मॉनिटर करके पूरा एनालाइज करके इस पूरे गेम को वो प्ले कर रहा है। ठीक है, इसको फिर से रिपीट करता हूं।
चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि एशिया में कोई न्यू कंट्री एनएसजी की मेंबरशिप बने, स्पेशली कंट्री लाइक इंडिया। आपको भी पता है, अगर हम लोग आज भी अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं कि एशिया में अगर चाइना को कोई काउंटर कर सकता है, डेफिनेटली वो इंडिया ही है, काउंटर कर सकती है। ठीक है, तो चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि एशिया में इंडिया जैसी कंट्रीज को एनएसजी की मेंबरशिप मिले, ताकि वो उस प्लेटफॉर्म पे आ सके जहाँ पे चाइना खड़ा हुआ है। ठीक है, आपको भी पता है कि ये प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो दैट्स व्हाई चाइना इज क्रिएटिंग द बैरियर, चाइना इज क्रिएटिंग द ट्रबल फॉर द इंडिया टू बिकम द मेंबरशिप ऑफ द एनएसजी। ठीक है, एक चीज और भी है, फ्यूचर में चाइना ये भी चाहता है कि पाकिस्तान भी एनएसजी का मेंबरशिप बने। तो नेवरदलेस इफ इंडिया गेट द मेंबरशिप ऑफ द एनएसजी, तो इंडिया कभी भी नहीं चाहेगी पाकिस्तान जैसी अनस्टेबल कंट्री, जो आपको भी पता है कि जहाँ पे आर्मी हमेशा इन्फ्लुएंस करती है, गवर्नमेंट हमेशा वीक रहती है, वो उस कंट्री को एनएसजी की मेंबरशिप मिले। ठीक है, तो और इसको आपको पता ही है कि इसका जो वोटिंग प्रोसेस है वो ये कहता है कि अगर एक सिंगल कंट्री ने भी किसी न्यू कंट्री को अपोज कर दिया है तो दैट पर्टिकुलर कंट्री विल नॉट गेट द मेंबरशिप ऑफ द एनएसजी। और डेफिनेटली आपको पता है इंडिया कभी भी नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान जैसी कंट्री को एनएसजी की मेंबरशिप मिले। तो दैट्स व्हाई चाइना इज क्रिएटिंग द बैरियर फॉर द इंडिया टू बिकम द मेंबरशिप ऑफ द एनएसजी। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ और भी नोट करने वाली है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि जो न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है ये एरिया मतलब कि डिफेंस और एनर्जी दोनों जगह यूज हो सकती है। तो अगर इंडिया को एनएसजी की मेंबरशिप मिल जाती है तो इंडिया इन दोनों एरिया में थोड़ा उसका इन्फ्लुएंस हो जाएगा। चाइना कभी भी नहीं चाहता है कि इंडिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में उसके इक्विवेलेंट आ जाए। ठीक है, इंडिया को वो कभी नहीं चाहेगा कि इसको इजी एक्सेस हो सके मटेरियल का, इक्विपमेंट का या टेक्नोलॉजी का। चाइना कभी भी नहीं चाहेगा। ठीक, क्यों चाहेगा? क्यों वो चाहेगा कि इंडिया जो न्यूक्लियर एरिया जितना इंपॉर्टेंट है वो चाइना की इक्वल आ जाए? कभी नहीं चाहेगा। तो दैट्स व्हाई, और ये चाइना को उतना ही पता है कि इंडिया के पास ये तीनों चीजें लेस है, मतलब कि इतना अभी इंडिया स्पेशली मटेरियल, इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी में इंडिया इज नॉट सुपीरियर इन दिस एरिया। तो दैट्स व्हाई इंडिया वांट दिस मेंबरशिप वेरी नेसेसरी। इंडिया को बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी मेंबरशिप मिल जाए, लेकिन चाइना नहीं, मतलब कि उसको लेने देना चाहता है। तो दैट्स व्हाई चाइना इज गेटिंग द बैरियर फॉर द इंडिया। ओके, गॉट इट। सो हम लोगों ने अपने लेक्चर्स में देखा कि व्हाट इज एनएसजी, इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करे हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने क्या बेनिफिट हो सकता है इंडिया के लिए अगर इंडिया को एनएसजी की मेंबरशिप मिल गई। ठीक है, फिर हमने चेक किया कि वर्ल्ड लेवल पे क्या इंपॉर्टेंस हो जाएगा इंडिया का जब हम एनएसजी की मेंबरशिप पालेंगे। ठीक है, हमने ये भी देखा कि चाइना कैसे मतलब कि एक बैरियर की तरह एक्ट कर रहा है in front of the India to get its membership of NSG। कैसे वो बैरियर क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो these are the some रीजन, जैसे उन्होंने अभी डिस्कस किया है कि इंडिया को चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि वो न्यूक्लियर कैपेबल हो जाए। ठीक है, कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया मतलब कि उसके इक्विवेलेंट आ जाए। कभी भी इंडिया को वो नहीं चाहेगा कि इंडिया पाकिस्तान जैसी कंट्री को काउंटर कर सके। डेफिनेटली आपको भी अगर आप वर्ल्ड लेवल को एनालाइज करें तो इस पर्टिकुलर कंट्री को एशिया में मैक्सिमम कौन हेल्प कर रहा है? दैट इज अ चाइना। चाहे वो डिफेंस एरिया का हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया का हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का हो। ठीक है, ये सारे एरिया में मोस्टली चाइना ही पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, चाइना ही पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इट वांट द पाकिस्तान टू बिकम द
टू बिकम द स्टेबल, दैट्स व्हाई टू इट कैन एबल टू काउंटर द इंडिया। ठीक है, क्योंकि भाई आपको पता है चाइना कभी भी डायरेक्टली इंडिया से नहीं लड़ेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। टू टाइगर्स नेवर फॉट, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। एक ही जंगल में दो शेर कभी नहीं लड़ते आपस में। ठीक है, वो किसी थर्ड पार्टी से ही मतलब कि रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई अगर हम देखें वर्ल्ड लेवल पे, अगर हम लोग सिनेरियो देखें तो चाइना और इंडिया वॉर लेवल तक सिचुएशन नहीं जाएगी, क्योंकि बोथ आर इक्विवेलेंट कैपेबल। तो दैट्स व्हाई चाइना इज क्रिएटिंग द सम पपेट। एशिया में आपको ही पता है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, दे ऑल्सो ही इज ऑल्सो डूइंग द इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट कंट्रीज, जैसे कि श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल। ठीक है, ऐसी कंट्रीज में भी इन्वेस्ट कर रहा है ताकि इंडिया को चारों तरफ से घेरा जा सके और काउंटर किया जा सके। ठीक है, और मोस्टली चाइना का जो मतलब कि जो कॉन्सेप्ट है, ये फॉरेन कंट्रीज को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना देता है। इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिफेंस में, कि फॉरेन कंट्रीज उसके ऊपर डिपेंड हो जाती हैं। डिफरेंटली फिर इसकी तरह आप फिर जो कंट्रीज डिपेंड हो गई हैं तो पपेट की तरह रोल प्ले करेगा। तो दैट्स व्हाई चाइना इज अपलिफ्टिंग द पाकिस्तान, ताकि इंडिया को काउंटर किया जा सके। तो दैट्स व्हाई चाइना कभी नहीं चाह रहा है कि इंडिया को मेंबरशिप मिल सके। ठीक है, अगर प्रेजेंटली में अगर इंडिया को मेंबरशिप मिल भी जाती है तो फ्यूचर में वो कभी भी पाकिस्तान को मेंबरशिप नहीं बनने देगा। ठीक है, डेफिनेटली हमारा अपना एक सोचना है कि अगर पाकिस्तान जैसी कंट्री पे अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, अगर उसको इजी एक्सेस हो गया तो डेफिनेटली वो उसका प्रॉपरली यूज नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई चाइना इज प्लेइंग द बिग रोल ओवर हेयर, and that's why it is creating the barrier between the India and the membership of the NSG। ठीक है, तो ये इस टॉपिक को आप ऐसे ही पढ़ेंगे कि अगर आप प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ना चाहते हैं तो आप देखेंगे NSG के बारे में क्या होता है, क्या फैक्ट्स हैं। ठीक है, आप इसको देखिएगा प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस में आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछ रहे हैं, क्योंकि मेंस में आपको भी पता है क्वेश्चन कभी ये नहीं पूछेगा राइट अबाउट द NSG, ये कभी नहीं पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसे जरूर पूछ सकता है कि इफ इंडिया विल गेट द मेंबरशिप ऑफ द NSG व्हाट आर इट्स बेनिफिट, ये पूछ सकता है। ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि इफ द इंडिया विल गेट द मेंबरशिप ऑफ द NSG हाउ इट विल बी एबल टू काउंटर द चाइना, ये भी पूछ सकता है। या आप ये भी पूछ सकते हैं कि वाई द चाइना इज प्लेइंग द एज अ बैरियर बिटवीन द इंडिया एंड द NSG मेंबरशिप। तो ऐसे क्वेश्चन मेंस पे पूछ सकता है। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को अगर ऐसे पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसलिए उसको हैंडल कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में इतना ही। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू।